आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एक महा सीरीज चला रहे हैं और ये महा सीरीज में आपकी तैयारी को, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, उस तैयारी को हॉलिस्टिक, स्ट्रेटजिक और एकदम टू द पॉइंट बनाने के हेतु हमने ये सीरीज चलाई है। और इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि आपको इस तरीके से गाइड किया जाए, वो चीज़ें बताई जाए जो डायरेक्ट आपके सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और स्टेट पीसीएस यूपीएससी की क्या डिमांड रहती है उसके आधार पर आपकी तैयारी हो सके। तो इसी में आपको पता है कि एक सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक होता है जीएस 4 के लिए एथिक्स का टॉपिक होता है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण जहां आपका नंबर आने के को होते हैं वो होते हैं जीएस 4 की, आपने सुना होगा जीएस 4 की केस स्टडी। दोस्तों, जीएस 4 की केस स्टडी जो यदि आप यूपीएससी के हिसाब से बात करें तो ये 120 मार्क्स की आती है, ध्यान रखना। यानी कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि 50% मार्क्स इसमें से आते हैं केस स्टडी में से। तो दोस्तों, केस स्टडी के बारे में हम कई चीज़ें जानेंगे। पहली बात तो यह है कि केस स्टडी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण क्यों है। सीएस का मतलब समझ लेना आप, केस स्टडी हो गई। तो सबसे पहले हमें समझना है कि आखिर हम केस स्टडी पढ़ना क्यों चाहिए, इसका महत्व क्या है, हमारे लिए क्या यूजफुल आएगी। जब भी कोई भी चीज़ किसी भी टॉपिक में से किसी भी जगह हमें पढ़नी होती है तो हमें इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे लिए इसका महत्व क्या है। दोस्तों, हम एथिक्स को अलग अच्छे से उसको कराएंगे। आज आपको कई दोस्त जो कि हो सकता है कोई मेंस की एग्जाम दे रहा है, या ये केस स्टडी आपकी सोच को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसलिए एक दो केस स्टडी और केस स्टडी को हम अच्छे से सॉल्व करवा देंगे ताकि आपकी एक माइंड सेट थोड़ा सा डेवलप हो जाए। और जब भी आप एथिक्स को पढ़ेंगे तो उसी माइंड सेट से उसकी तैयारी करेंगे, तो इससे आपकी तैयारी और अच्छी होगी। तो एक टॉपिक तो आज हम डिस्कस करेंगे कि केस स्टडी क्यों महत्वपूर्ण है। दूसरा दोस्तों, केस स्टडी क्या है, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि केस स्टडी आखिरकार है क्या है, ठीक है ना। दूसरा हम देखेंगे कि केस स्टडी क्या है। तीसरा एक चीज और देखेंगे, केस स्टडी के प्रकार। अच्छे से बेसिक से चीज समझेंगे कि केस स्टडी क्या है, कितने तरह की होती है जो हमारे काम की आती है। तो केस स्टडी के प्रकारों को भी देखेंगे। फिर केस स्टडी के प्रकार देखने के बाद उनके थोड़ी से उनको समझेंगे कि प्रकार किस तरीके से हैं। और इसके बाद हो सकता है उनमें से कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। केस स्टडी के प्रकार देखने के बाद हमारा पूरा फोकस रहेगा कि केस स्टडी के जो हितधारक होते हैं, जिन्हें हम बताएंगे कि केस स्टडी के कुछ हितधारक भी होते हैं। तो केस स्टडी के हितधारक यानी कि स्टेक होल्डर, और इसमें पूरा फोकस रहेगा हमारा सिविल सर्वेंट पे। और एक रहेगा केस, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा रहेगा वो होगा केस स्टडी को हल किस तरीके से करें। जो जीएस 4 के लिए हमारे लिए जरूर से महत्वपूर्ण है वो है केस स्टडी को हल किस तरीके से करें, सॉल्यूशन इसको किस तरीके से करें। और करते समय जब भी आप केस स्टडी को सॉल्व करें तो आपको क्या चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए और किस तरीके से उनको हमें पुट करना चाहिए, इसको सबसे पहले आप अच्छी तरीके से समझेंगे। तो केस स्टडी को हल किस तरीके से करें, इसकी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में आपको मिलेगी, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें, अच्छे से देखें, धैर्य से देखें, और बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि केस स्टडी हमेशा ही इंटरेस्टिंग होती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, महत्व क्या है। दोस्तों, यदि इसको आपको देखें तो एक तो इसका महत्व है एग्जाम के हिसाब से, इसके हिसाब एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम के लिए यदि आप देखें तो जीएस 4 में 6 क्वेश्चन, 6 केस स्टडी आती है और उनकी मार्किंग होती है 120। तो जीएस 4 में आपके नंबरों को बहुत अच्छा करने के लिए यदि आपने केस स्टडी का सॉल्यूशन अच्छे से किया है तो दोस्तों आपके नंबर जीएस 4 में अच्छे आएंगे। और इससे ध्यान रखना, ये केस स्टडी सॉल्यूशन करने पर नंबर इसलिए ज़्यादा आते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों जो आपकी नॉलेज है उसका कंबाइंड यूज होता है, ठीक है ना। और यदि आपने जीएस 4 के अंतर्गत केस स्टडी को अच्छे से सॉल्यूशन किया तो डेफिनेटली कि आपके जीएस 4 में नंबर अच्छे आएंगे, क्योंकि हो सकता है थ्योरेटिकल पार्ट में क्वेश्चनों के नंबर कम थ्योरेटिकल पार्ट यदि आपने किया है उसमें मार्किंग हो सकता है वो कम मिले, लेकिन केस स्टडी यदि आपने अच्छी की है तो आपको मार्किंग अच्छी मिलेगी। आपको पता है 20 मार्क्स की एक स्टडी होती है, ठीक है ना, और 6 केस स्टडी आएंगी तो इसका मतलब आपके 120 नंबर हो जाएंगे। और 20 मार्क्स की है तो आप डेफिनेटली अगर बहुत अच्छी करेंगे तो 15 मार्क्स तक भी इसमें पहुँच सकते हैं।
इसलिए आपने देखा होगा कि लोगों के एथिक्स में 150, 140, 150 नंबर तक भी पहुंच जाते हैं, जबकि जीएस के अन्य किसी जो सब्जेक्ट है जीएस 1, 2, 3 उसमें कभी भी इतने नंबर नहीं पहुंच सकते जितने एथिक्स में पहुंच सकते हैं। और उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो है जीएस 4 में एथिक्स की केस स्टडी, ठीक है ना। तो दोस्तों इसलिए इसको थोड़ा सा आपको देखना है। दूसरा दोस्तों, एक तो एग्जाम, दूसरा इसको अगर हम बात करें तो ये आपके पर्सनल जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। यदि आपने केस स्टडी को पढ़ा तो पर्सनल लाइफ के लिए भी आपको क्या है, महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि जो केस स्टडी होती है उस केस स्टडी में कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल भी होती है जो घटित होती है। केस स्टडी में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वास्तविक घटना से भी जुड़ी होती है। और उन स्थितियों में जब आप सिविल सर्वेंट बनेंगे या जब आप कहीं पर भी जाएंगे तो भी आपको, या अपने व्यक्तिगत जीवन में रहेंगे तो भी आपको किस तरीके से उन सिचुएशन में, उन परिस्थितियों में निर्णय लेना है, उसकी समझ को विकसित करने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। यानी कि निर्णय क्षमता को बढ़ाएगी। किसको बढ़ाएगी? निर्णय क्षमता को बढ़ाएगी। तो इसलिए भी आपको केस स्टडी पढ़नी चाहिए। इसके अलावा सिविल सर्वेंट के रूप में तो आपको काम आएगी। तीसरा इसका रोल रहेगा सिविल सर्वेंट के रूप में। जब भी आप एग्जाम पास करने के बाद जब सिविल सर्वेंट बनेंगे, आईएएस, आईपीएस अदर एग्जाम में जाएंगे, कहीं भी बनेंगे, तो आपको वहाँ कई ऐसी सिचुएशन आएंगी जो सिविल सर्विस, जो केस स्टडी की वास्तविक सिचुएशन होती है। तो यदि आपने केस स्टडी की सारी चीज़ों को जानते हो तो जब भी आप डिसीजन लेंगे थोड़ा सा समझ के लेंगे, थोड़ा बैलेंस से लेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल लेंगे। तो इसलिए जब सिविल सर्वेंट के समय भी जब आप निर्णय लेंगे तो वहाँ ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जैसे मैं अगर बात करूँ कैसे कि यदि किसी एक ऑफिस में, मतलब आप कहीं के डीएम में, वहाँ वार्ड ज़्यादा आती है, बार बार वार्ड से घटना घटित होती है, तो आपको किस तरीके से वहाँ की तैयारी करनी चाहिए। तो अगर आपने इस प्रकार केस स्टडी पहले से पढ़ रखी होगी तो जैसे ही आप वहाँ का चार्ज लेंगे तो आप पहले से कुछ प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं और अपनी तैयारी को कर सकते हैं। इसलिए केस स्टडी का रोल हमेशा रहेगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि केस स्टडी का आखिरकार महत्व क्या है। आपके व्यक्तिगत जीवन में कई बार ऐसी सिचुएशन आएंगी कि आप किस तरीके से निर्णय लें। आप कई बार बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेशन हो जाएंगे। कई बार आपको लाइफ में निर्णय की आप क्या सोचना चाहिए, किस तरीके से निर्णय लेना चाहिए, इसके बारे में आपको कोई पता नहीं होगा। तो उस समय यदि आपने केस स्टडी को अच्छे से समझ रखा होगा, कई सारी केस स्टडी को अच्छे से पढ़ रखा होगा, तो डेफिनेटली कि आपके निर्णय में कुछ सहयोग जरूर कर देंगे। तो इसलिए केस स्टडी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वो है कि आखिरकार केस स्टडी होती क्या है। केस स्टडी क्या है? अगर हम बात करें कि केस स्टडी क्या है तो इसको समझना है। तो दोस्तों केस स्टडी कुछ नहीं बल्कि क्या है कि कोई घटना, क्या है, कोई गतिविधि, यानी गतिविधि मतलब एक्टिविटी, कोई घटना यानी कोई इंसिडेंट, कोई गतिविधि हो सकती है, कोई घटना हो सकती है, या कोई समस्या, क्या हो सकती है, कोई प्रॉब्लम या इशू। कोई गतिविधि, कोई घटना, कोई समस्या, यानी कोई चीज़ हो सकती है। कोई गतिविधि यानी कोई बाढ़ आ गई, मतलब कोई गतिविधि क्या हो गई, कोई डिसीजन, मतलब आपको समस्या क्या हो गई कि किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अपराध है, क्राइम है, तो उनको कैसे सोल्यूशन करना है। घटना कैसे हो गई, कोई बाढ़ आ गई, कोई आपदा आ गई, ठीक है ना, तो घटना की बात हो गई। कोई गतिविधि ऐसे हो गई कि यदि हमने मान लें कोई किसी नीति को इम्प्लीमेंटेशन करना है, सरकार की किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करना है और उसका विरोध हो रहा है, यानी जैसे सीए को लागू करना है तो उसका विरोध हो रहा है। किसान, अगर सरकार ने बोला जाए कि भाई आप सीए को लागू करो, तो आप किस तरीके से उसको लागू करेंगे, क्योंकि उसका दूसरे को विरोध भी हो रहा है। तो इस प्रकार की केस स्टडी होती है। केस स्टडी इस प्रकार की होती है, कोई घटना भी हो सकती है, कोई समस्या भी हो सकती है, कोई इंसिडेंट भी हो सकता है, जो ध्यान रखना जो वास्तविक हो सकता है, ध्यान रखना जो वास्तविक या काल्पनिक। आपने देखा होगा कई केस स्टडी आती है जो वास्तविक होती है, जो घटित हो चुकी होती है, उन्हीं के बारे में पूछा जाता है। जो वास्तविक या काल्पनिक स्थितियां होती हैं, स्थितियां शामिल होती है, जिनमें क्या होती है, ये घटनाएं, ये समस्याएं, ये गतिविधि वास्तविक भी हो सकती है और काल्पनिक भी हो सकती हैं। और इनमें ध्यान रखना, ये वास्तविक हो सकती है, काल्पनिक हो सकती है, परंतु जटिलताएं शामिल होती हैं। यानी कि निर्णय लेने में जटिलताएं शामिल, वही तो केस स्टडी बनेगी जो जटिल होगी। इसमें डिसीजन की प्रक्रिया में बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। डिसीजन कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन में आएगा। आपके पास कई बार ऐसे होंगे कि आप विकल्प नहीं चूज कर पाएंगे कि इस विकल्प को चूज करें, ठीक है ना। तो जटिलताएं भी इसमें क्या होंगी, परंतु इसमें जटिलताएं शामिल होंगी। तो केस स्टडी क्या होती है, कोई इंसिडेंट होती है, कोई एक्टिविटी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है जो वास्तविक या काल्पनिक जीवन से जुड़ी होती है, और इसमें वे जटिलताएं भी शामिल होती है जिनका, ध्यान रखना,
परंतु ये जटिलताएं भी इसमें शामिल होती है जिनका व्यक्ति कार्यस्थल पर सामना करता है। कौन सी? इनमें जटिलताएं शामिल होती है जिनका व्यक्ति कार्यस्थल पर सामना करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है, किसी कंपनी के लिए काम कर रहा है, वो कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो कहीं ना कहीं मतलब मतलब वो गुटखे का या ये कह सकते हैं हम तंबाकू का प्रोडक्ट बनाती है। तो वो कंपनी में एक व्यक्ति काम करता है, लेकिन वही व्यक्ति स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक सोशल एक्टिविटी भी है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता है। लेकिन चूंकि उसको पैसे की ज़रूरत है, इसलिए उसने उस कंपनी को ज्वाइन कर लिया। कंपनी उसको बहुत अच्छे पैसे भी देती है, बहुत अच्छी सैलरी भी देती है, लेकिन उस व्यक्ति को इस भली बात ही पता है कि यदि मैंने इस कंपनी का ज़्यादा प्रमोशन किया या इस कंपनी के प्रोडक्टों के बारे में उपभोक्ताओं को ज़्यादा बताया तो इससे लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति फंस जाता है कि मैं कंपनी का साथ दूँ या मैं जनता के स्वास्थ्य के लिए बात करूं। यदि मैं कंपनी का साथ दूंगा तो मेरे व्यक्तिगत हित के लिए सही है, यदि मैं जनता की साथ दूंगा या लोगों को उसके बारे में अवेयर नहीं करूंगा कि इसका यूज मत करो, इसको मत खाओ, तो उससे कंपनी का नुकसान होगा और कंपनी मुझे भगा देगी। तो ऐसी जटिल सिचुएशन में आपको क्या डिसीजन लेना होता है, कौन सा डिसीजन लेना होता है, तो उसी प्रकार की इंसिडेंट को हम बोलते हैं केस स्टडी, क्योंकि ये जटिलता से जुड़ी होती है, ये कार्यस्थल से जुड़ी होती है कि इसमें कई जटिलताएं होती है कि आप निर्णय पे नहीं पहुंच पाएंगे। कई बार आपके पास ऐसे इश्यूज आ जाएंगे कि एक डिसीजन लेंगे तो उसका निर्णय आपको दूसरा भुगतना पड़ेगा, ठीक है। और उस केस स्टडी का सबसे बेस्ट समाधान ये हो कि आप दोनों चीज़ों में बैलेंस करके चलें। और तीसरी, जब भी कोई डिसीजन ले, उस डिसीजन लेते टाइम आपके पास पुख्ता रीजनेबल रीजन होने चाहिए, आपके पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए। यही केस स्टडी का तरीका है। आप चाहे निर्णय कोई सा लो, केस स्टडी में सबसे बेहतरीन तरीका है कि जस्टिफिकेशन अच्छा होना चाहिए। और जस्टिफिकेशन देने के लिए हो सकता है आपके पास कुछ फैक्ट हो, कुछ एग्जाम्पल हो, कुछ पुरानी केस स्टडी हो, कुछ रिपोर्ट हो, उसके माध्यम से आप क्या सकते हैं, उसका जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। तो एक छोटा सा पॉइंट समझा कि केस स्टडी क्या है। केस स्टडी एक इंसिडेंट है, एक एक्टिविटी है, प्रॉब्लम है जो वास्तविक और काल्पनिक जीवन से जुड़ी होती है, परंतु वो जटिलताएं भी इसमें शामिल होती है जिनको व्यक्ति कार्यस्थल पर सामना करता है। तो आप केस स्टडी के बारे में अच्छे से समझ गए। और ध्यान रखना, केस स्टडी में ध्यान रखना कि केस स्टडी में सारा कुछ होता है किस पे, विश्लेषण पे आधारित होता है। इसमें क्या होता है, हमें एनालिसिस करना होता है। क्या करना होता है, एनालिसिस करना होता है कि मुझे कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, अगर मैं ये डिसीजन लूँगा तो किस तरीके से। एनालिसिस क्या होता है कि केस स्टडी को क्या है, इसमें तथ्य कौन से हैं, ठीक है ना, फिर निर्णय कैसे लेना है, और अगर निर्णय लेना है तो उसके पीछे तर्काधार क्या होगा, तर्काधार का मतलब रीजन क्या होंगे, फैक्ट क्या होंगे, वो होगी केस स्टडी। तो कोई भी घटना है, जैसे मान लें कि अब मान लो एक और आपको गुटखा की कंपनी है, एक और आप खुद हो, आपका व्यक्तिगत जीवन है, परंतु दूसरी ओर आपका दूसरा भी एक जीवन है जो सामाजिक तथ्यों, समाज सुधार से जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो उस समय आपको निर्णय लेना है कि भाई मैं समाज की ओर ज़्यादा काम करूंगा, मैं स्वास्थ्य की ओर ज़्यादा, स्वास्थ्य जो कंपनी का प्रोडक्ट है उसको ना बेच करके, क्योंकि अगर यदि मुझ में एबिलिटी है, मुझ में क्षमता है, तो मैं डेफिनेटली किसी अन्य व्यक्ति में, अन्य कंपनी में जा करके भी काम कर सकता हूँ, मैं अन्य कंपनी के रूप में, अन्य कंपनी में अपना काम कर सकता हूँ, परंतु मैं अपने मूल्यों के विरुद्ध कोई काम नहीं करूँगा। जो मूल्य मेरे व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए हैं, और उनमें मेरा एक मूल्य यह है कि मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने दूंगा। और यही कारण है कि गुटखा बनाने वाली कंपनी या तंबाकू बनाने वाली कंपनी के में हो सकता है कि मुझे रोजगार छिन जाए, परंतु कंपनी में मैं काम नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा तर्क यह है, पहला तर्क यह है कि मुझ में एबिलिटी है, मैं दूसरी कंपनी में जा सकता हूं, और दूसरा तर्क यह है कि मेरा व्यक्तिगत मूल्यों के साथ मैं किसी भी स्थिति में समझौता नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मूल्य ही मेरे जीवन, मेरी पहचान ही मेरा व्यक्तिगत मूल्य है। तो ऐसे जब भी आप कोई निर्णय लेते हैं उसमें तर्क देना चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए, तब जाकर के वो केस स्टडी आपकी आ सकती है, महत्वपूर्ण हो सकती है। तो जब भी दोस्तों आप केस स्टडी सॉल्व करें तो उसके लिए आपको चीज़ें बताई जाएंगी, बट जस्ट आप एक समझो कि केस स्टडी क्या होती है। केस स्टडी में जब विश्लेषण करना होता है तो आपको 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी होती है, जो मैं अब बोल भी रहा था। एक तो विश्लेषण पॉइंट, खुद ही उसको कैसे इधर इंटरप्रिटेशन करना है, आपको किस तरीके से उसकी व्याख्या करनी है। दूसरा, उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। और तीसरा, जब भी उसको लागू करें तो आपके पास तर्क होना चाहिए, तर्क। इन 3 चीज़ों को आपको पता होना चाहिए, और इन 3 चीज़ों के आधार पर भी आपको ये पता होना चाहिए कि उस केस स्टडी में आपको निष्कर्ष पे कैसे पहुंचना है। निष्कर्ष का मतलब है कि अंतिम निर्णय आपको क्या लेना है, और जो भी आप निर्णय लेंगे उसको सही साबित कैसे करना है, यही आपकी केस स्टडी होती है। तो दोस्तों आपको सिर्फ इतना समझ में आया होगा यहाँ कि आखिरकार केस स्टडी क्या होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहला आपने देखा होगा केस स्टडी क्या होती है। दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा कि केस स्टडी के प्रकार क्या है।
हो सकता है वीडियो बड़ा हो, परंतु आपको धैर्य रखना है, क्योंकि अगर यहाँ से आप ये वीडियो आपने देख लिया तो डेफिनेटली है कि GS4 की केस स्टडी आपके लिए बहुत आसान होगी। और इतना ही नहीं, आपके व्यक्तिगत जीवन में कई चीज़ें आपकी सुधार में आ जाएंगी, तो इसलिए इसको ज़रूर पढ़ना। केस स्टडी के प्रकार की बात करें यदि हम, और सुनने पे ज़्यादा ध्यान देना, मैं जो बोल रहा हूँ कई चीज़ों को उस पर ज़्यादा फोकस करना है आपको, ठीक है ना। केस स्टडी के प्रकार की यदि बात करें तो केस स्टडी मुख्य रूप से तीन चार प्रकार की होती है। मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन 3-4 प्रकार की हमारी केस स्टडी जो UPSC या GS के पार्ट में हमारे लिए आती है। तो एक को हम देखेंगे। सबसे पहले केस स्टडी होती है व्याख्यात्मक केस स्टडी। क्या बोलते हैं? व्याख्यात्मक केस स्टडी। इसमें आपको एग्जाम्पल भी दिया जाएगा। इंग्लिश में यदि बोले तो इलस्ट्रेटिव केस स्टडी बोलेंगे इसको। ठीक है ना। तो इलस्ट्रेटिव या व्याख्यात्मक केस स्टडी बात करें तो ये केस स्टडी, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे UPSC में पूछे जाते हैं इस केस स्टडी के। ये केस स्टडी आखिरकार होती क्या है? सामान्यतः व्याख्यात्मक को हिंदी में बोलते हैं वर्णनात्मक। मतलब बहुत ज़्यादा घटनाएं आपको दी जाएगी, पूरा डिस्कशन उसका दिया जाएगा, सिचुएशन आपके सामने खोली जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, कोई इसमें सबसे पहले यह कि कोई विशेष स्थिति आपको दी जाएगी, कोई स्पेशल सिचुएशन में आपको डाला जाएगा। क्या होगा? एक तो कोई विशेष सिचुएशन दी जाएगी कि हाँ भाई आपको क्या करना है कि आप एक ऐसी जगह एक पद पे काम कर रहे हैं कोई, या आप DM हैं और DM के रूप में जैसे ही आप काम कर रहे हैं उसी ऑफिस में आपका भाई भी काम कर रहा है। अब आपको वहाँ आपके स्टाफ का ट्रांसफ़र करना है, और ट्रांसफ़र के प्रॉपर जो रीजन होते हैं उन रीजनों को प्रॉपर उसके स्टैंडर्ड, उसकी SOP होती है, उसको फॉलो करना है और फिर ट्रांसफ़र करना है। परंतु आप अपने व्यक्तिगत ईमानदारी, सत्यनिष्ठा इनसे जाने जाते हो, और यदि आप वहाँ ट्रांसफ़र करते हो, एक सिचुएशन है, विशेष सिचुएशन जो आपके क्या होता है, विशेष सिचुएशन आपको दी जाएगी। तो मैं उसी सिचुएशन का उदाहरण दे रहा हूँ कि उस ऑफिस में जब आप ट्रांसफ़र करोगे तो आप किन किन मानकों का ध्यान रखोगे, क्योंकि यदि आपने ट्रांसफ़र के दौरान किसी भी प्रकार से अपने भाई का ट्रांसफ़र अच्छी जगह कर दिया तो भी लोग आपके सत्यनिष्ठा पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इससे क्या है कि आपके हित संघर्ष उत्पन्न हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि एक विशेष सिचुएशन आपको दी जा सकती है, जो या परिस्थितियों का सेट भी हो सकता है। कई परिस्थितियाँ दी जा सकती है। क्या हो सकता है? परिस्थितियों का सेट। तो ऐसी केस स्टडी जिसमें विशेष स्थिति होती है, जिसमें परिस्थितियों का सेट होता है, जो सामाजिक संबंधों और प्रक्रिया पर प्रभाव, जो सामाजिक संबंधों पर ध्यान रखना। परिणात्मक केस स्टडी में क्या होता है, सामाजिक संबंध जरूर आ जाएंगे आपका व्यक्तिगत संबंध, आपकी रिश्तेदारी, आपका भाई। जब भी आप किसी पद पे काम करेंगे तो हो सकता है कि उसमें आपका सामाजिक संबंध आ जाएगा, और इस सामाजिक संबंध जैसे ही आएगा तो इसमें एक तो आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत हित हो जाएगा, क्योंकि आपका भाई, आपकी रिश्तेदार, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, ये क्या हो गए, सब सामाजिक संबंध हो गए। और इसमें एक हित हो जाएगा आपका, कौन सा? व्यक्तिगत हित। और दूसरा, आप उस पद पे बैठे हैं तो दूसरा हो जाएगा आपका सार्वजनिक हित। और इन हितों में ही जो संघर्ष होगा वही आपके होंगे हित संघर्ष। यानी कुल मिलाकर के ये केस स्टडी हित संघर्ष से जुड़ी होगी, ठीक है ना। तो इसका यदि मैं आपको एक एग्जाम्पल, मैं अब फिर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल यदि देता हूँ तो एग्जाम्पल देते टाइम मान लें आप किसी ऑफिस के HOD हो, ऑफिस के HOD, ठीक है ना। सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ पूरा लिख नहीं पाऊंगा। आप किसी ऑफिस के HOD हो और उस ऑफिस में आपको स्थानांतरण करने की शक्ति है। स्थानांतरण मतलब ट्रांसफ़र करने की शक्ति है, आपके पास ट्रांसफ़र पावर है। और उसी ऑफिस में आपका कोई, मतलब आपका छोटा भाई, आपका यंगर ब्रदर उसमें क्या करता है, ब्रदर उसमें काम करता है। अब ध्यान रखना, आपका यंगर ब्रदर बहुत ही सक्षम है, योग्य है, ठीक है ना। और दूसरी ओर यदि आपकी बात करें तो आप एकदम सत्यनिष्ठ हो, आप सत्यनिष्ठ हो, आप अपने मूल्यों के लिए जाने जाते हो, ठीक है। सिचुएशन देखो, एक और आप उस विभाग के HOD हो, आप मूल्यों के लिए जाने जाते हो। दूसरे ओर आपका भाई उसी ऑफिस में काम करता है, वो भी अपनी योग्यता और क्षमता के लिए पहचाना जाता है। वो अब आप जब भी ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रांसफ़र के लिए हमेशा एक SOP होती है, एक स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है। तो दोस्तों इस दौरान यदि आप स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं और उस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए आपके भाई की पोस्टिंग नियमों के मुताबिक एक अच्छी जगह होती है, नियमों के मुताबिक, कि वो नियमों के मुताबिक वो अच्छी जगह होती है, तो भी लोगों को ये लगेगा कि नहीं, आपने अपने भाई को अच्छी पोस्टिंग दी है। तो ऐसी सिचुएशन में यदि आप अपने भाई की पोस्टिंग उस जगह करेंगे जो उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार उस जगह बनती है,
ठीक है ना। तो आपके विरुद्ध लोग ये मानेंगे कि आपने आपके भाई के साथ पक्षपात किया है, आपने आपके भाई को अच्छी जगह पोस्टिंग दी है, तो आपकी सत्यनिष्ठा पे क्वेश्चन मार्क खड़े हो जाएंगे। तो एक हित हो गया आपका सार्वजनिक, और दूसरा हित आपका भाई, दूसरा था आपका भाई जो अपनी क्षमता और योग्यता से उस पद पर, उस जगह पर जाने की योग्यता रखता है। यदि आप लोगों के भय में आकर के, यदि आप लोगों की ख्यासुनी में आकर के कि भाई मेरे ऊपर लोग लाछन लगाएंगे, आकर के आपके भाई को उस योग्य और सक्षम जगह पर यदि नहीं भेजेंगे, तो ये आपके भाई के साथ भी अन्याय होगा, क्योंकि वो अपने आप में सक्षम है उस पोस्ट पर जाने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या निर्णय लें? तो इस प्रकार की जो केस स्टडी होती है वो केस स्टडी वर्णनात्मक केस स्टडी होती है, और उसी केस स्टडी का क्वेश्चन यूपीएससी में आपसे 1-2 पूछे जाते हैं। तो अब आप इसकी पूरी कहानी समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा इसमें आपको ये भी बता देता हूँ कि जब भी आपके सामने ऐसी हित संघर्ष से जुड़ी हुई केस स्टडी आए, जब भी आपके सामने थोड़ा सा बता, हित संघर्ष केस स्टडी आप डेफिनेटली समझ गए होंगे। हित संघर्ष यानी कि ऐसी केस स्टडी जब आपके सामने आए तो आपको उसको सॉल्यूशन करते टाइम आपके पास 3 विकल्प होते हैं। अगर हम बात करें 3 तरीके से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, हम 3 डिसीजन उस पर ले सकते हैं। पहला हो सकता है अवॉइड या परिहार, हिंदी में बोलते हैं इसको परिहार, या हो सकते हैं हम बचना। हो सकता है इसमें बहुत टाइम लग जाए, लेकिन आपको धैर्य से रखना है। एक एक स्टडी को हम अच्छे से देखेंगे और एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे, ताकि आपको किसी भी तरीके की चीज़ें नहीं, मतलब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो पहला होता है हित संघर्ष। हित संघर्ष में पहला, अगर आपको मान लो ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आपको किस तरीके से काम करना है। तो इनके लिए सबसे बेस्ट 3 प्रक्रियाएं होती है, उनमें से एक को देखें। एक तो है अवॉइड। अवॉइड का मतलब बचना। बचना का मतलब है कि आप ऐसी स्थिति जनरेट करो ही मत जिससे आपका हित संघर्ष खड़ा ही हो जाए। जैसे यदि जब आप उस ऑफिस में काम करते हैं तो आपके भाई की पोस्टिंग उस ऑफिस में कभी करवाई मत, उसको दूसरी जगह करवा दो। या यदि आपके भाई की पोस्टिंग उस ऑफिस में हो चुकी है तो आप अपना ट्रांसफर लेके दूसरी जगह चले जाओ। तो पहली सिचुएशन तो है कि आप कोशिश करो कि इस प्रकार की सिचुएशन से आपको क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। हित संघर्ष से आपको क्या करना चाहिए, बचना चाहिए जहाँ तक बच सके। जब तक प्रॉपर नियम के आधार पर, प्रॉपर प्रक्रिया के आधार पर आप हित संघर्ष होने से या इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट होने से बच सके तो आपको बचना चाहिए। ये एक तो इसका समाधान ये होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपना कर्तव्य छोड़ देना चाहिए। कर्तव्य को पूरी तरह निभाना है। आपके भाई अपना कर्तव्य निभाएगा, वो अपने कर्तव्य को निभाएगा, परंतु आपको किसी भी सिचुएशन में आपके मूल्यों के साथ, आपके कर्तव्यों के साथ समझौता नहीं करना है। तो अगर जहाँ तक संभव हो आप अपने मूल्यों और कर्तव्यों को ध्यान रखते हुए यदि हित संघर्ष से बच सकें तो पहला प्रयास आपको करना चाहिए कि आपको हित संघर्ष से बचने का प्रयास। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है डिस्क्लोज, यानी कि प्रकट करना, यानी कि पारदर्शिता। जब आपको इस सिचुएशन आई गई कि भाई मैं अब हित संघर्ष से बच नहीं सकता, मैं अपने भाई को भी अदर जगह पोस्टिंग नहीं कर सकता, या मैं अन्य ऑफिस में जा नहीं सकता, और मुझे उसी टाइम पर उसी दिन मुझे क्या करना है, मेरे भाई मतलब वो ट्रांसफ़र प्रोसेस है उसको पूरा फॉलो करना है, और उसी ट्रांसफ़र प्रोसेस में एक मेरा भाई भी आ जाता है। तो इस दौरान आपको जब क्या होता है कि इस दौरान अगर हम इस प्रकार की स्टडी सोल्व करें तो सबसे पहले आपको होना चाहिए कि हाँ, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसफ़र के दौरान एक कमेटी गठित करो। भाई एक कमेटी होनी चाहिए, पहला काम कि कमेटी होनी चाहिए। और कमेटी में क्या है कि आपको पता है आप अकेले नहीं होंगे, तो कमेटी में कई लोग होंगे, तो इसलिए आपका निर्णय क्या हो जाएगा, एक तो सामूहिक हो जाएगा। तो लोग फिर ये निश्चित रूप से लाछन नहीं लगाएंगे कि भाई आपने व्यक्तिगत कोई डिसीजन लिया है, तो क्या हो जाएगा, सामूहिक निर्णय हो जाएगा। पहला काम क्या करना है, एक कमेटी। दूसरा, इसके बारे में अपने वरिष्ठ को बताना है। दूसरा काम आपको करना है कि आपके सीनियर को भी इसके बारे में इंटीमेट कर देना है कि देखो मैं एचओडी के रूप में यहाँ ट्रांसफ़र तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरा भाई भी है, और मेरा भाई है, ऐसी स्थिति में यदि आप कोई प्रकार की कोई सिचुएशन हो तो आप मुझे इससे हटा भी सकते हैं। तो सीनियर को भी आपको बताना चाहिए। और इसके अलावा ट्रांसफ़र की जो प्रोसेस है या उसकी एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेशन जो प्रोसीजर होती है उसको बोलते हैं एसओपी है। उस एसओपी क्या होता है कि एक काम करने के पूरे नियमों का एक समूह, इस तरीके से आपको चीज़ें फॉलो करनी है। तो ट्रांसफ़र की जो एसओपी है उसको पूरी तरह प्रकट करें, यानी कि भाई सबको बताएं, उसको पब्लिश कर दें कि मैं इस आधार पर ये डिसीजन ले रहा हूँ, ये नियम है और इस नियम के आधार पर मैं निर्णय ले रहा हूँ। और एसओपी प्रकट करेंगे तो आपको ध्यान रखना, जब आप भाई की पोस्टिंग करें और पोस्टिंग में उसके पीछे आप क्या दें, रीजनेबल रीजन दें, तर्क दें।
और तर्क किस आधार पर देंगे, इस एसओपी के आधार पर कि देखो ये नियम है और इन्हीं नियमों के आधार पर मैंने अपने भाई की योग्यता और क्षमताओं को देखते हुए, क्योंकि वो उस पद के लिए, उस जगह के लिए उसके लिए योग्य है, एलिजिबल है, और इसीलिए उसको पूरे नियम के आधार पर पोस्टिंग कर रहा हूँ। और यहाँ मैं उस भाई के नहीं, उस व्यक्ति के लिए पोस्टिंग कर रहा हूँ जो व्यक्ति उस पद पर काम कर रहा है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जब उसको डिस्क्लोज करेंगे, लोगों को बताएंगे, पूरी ईमानदारी के साथ उसका काम करेंगे, तो डेफिनेटली लोग आपकी बातों पर विश्वास जरूर करेंगे और जो आपके व्यक्तिगत मूल्य वो भी बने रह जाएंगे और भाई की जो योग्यता और क्षमता है वो भी बनी रहेगी। भाई को जो पद मिलना चाहिए उसकी योग्यता के अनुसार वो भी मिलना रहना चाहिए, वो भी उसको मिल जाएगा। तो दूसरा काम, जब भी आपके हित संघर्ष की स्थिति आए तो उसमें आप निर्णय लेते टाइम आप सभी जो निर्णय के जो रीजन है, सभी जो निर्णय की प्रक्रिया है उसको पूरी तरह लोगों के बीच में प्रकट कर दो, क्योंकि जैसे आप प्रकट करेंगे पारदर्शिता होगी, और जैसे ही पारदर्शिता आएगी तो आपकी ईमानदारी, आपके मूल्य, सत्यनिष्ठा, इन पे विश्वास लोगों को बढ़ेगा। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को छुपाते हैं तो ही हमारे ऊपर डाउट और संदेह आता है, और जब हम किसी चीज़ को लोगों को पहले से बता देंगे तो डेफिनेटली है कि हम लोगों को किसी भी प्रकार से अपने मूल्यों को बनाए रख सकते हैं। ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ ट्रांसफ़र का उदाहरण दिया है। ये हो सकता है आप कोई वित्तीय निर्णय ले रहे हैं, एक सिचुएशन आपकी ऐसी आ सकती है कि आप बाहर किसी सरकारी पद पर ऐसे पे बैठे हुए जो टेंडर जारी करता है, और उसी में आपका कोई रिलेटिव उस टेंडर को ठेकेदार के रूप में काम करता है और वो टेंडर को लेना चाहता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी जब आप उस टेंडर को उसको देंगे या वो योग्य है, सक्षम है, तो भी उस सारी प्रक्रिया को क्या करना है, आपको प्रकट करना है, आपको डिस्क्लोज करना है, आपको पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी रखनी है। यदि आपने ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह रखी तो आपको किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हो कि आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, आपकी जो मूल्य है वो बने रहेंगे, और लोगों का जो विश्वास आपको लेके बना हुआ है वो भी उसमें डेफिनेटली बना रहेगा। तो ये एक केस स्टडी एक प्रकार के साथ हमने देखी, एग्जाम्पल देखा, तो उस तरीके से हम चीज़ें कर सकते हैं। इसमें एक विकल्प और होता है ऐसी केस स्टडी को सॉल्व करने में, तीसरा विकल्प होता है आपके पास, एक विकल्प और होगा, और वो होता है जिसे बोलते हैं हम अस्वीकृति, या कह सकते हैं हम रिक्यूजल। इसमें क्या होता है कि चलो आपसे बोला गया कि ये ट्रांसफ़र करने हैं, इन लोगों को ट्रांसफ़र करने, लेकिन जैसे ही आपको पता कि इस ट्रांसफ़र की प्रोसेस के अंतर्गत मेरा कोई रिलेटिव भी शामिल है, मेरा छोटा भाई भी इसमें शामिल है, और यदि मैं उसका पूरे नियम के आधार पर भी ट्रांसफ़र करूंगा, पूरी प्रॉपर प्रोसीजर के फॉलो करते हुए ये मैं ट्रांसफ़र करूंगा, तो भी मेरी इंटीग्रिटी पे डाउट किया जाएगा। तो जब आपको लगा कि नहीं मेरी इंटीग्रिटी पे उसके बावजूद भी डाउट किया जाएगा, तो आप अपने वरिष्ठ अधिकारी को ध्यान में रखते हुए आप उससे बोलेंगे कि सर ये काम किसी और को दे दो, क्योंकि मेरा इसमें हित टकराव हो रहा है, मेरा इसमें हित कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और ऐसी स्थिति में आप उस निर्णय से अपने आप को बाहर कर लो। ठीक है। तो ऐसी स्थिति से आप क्या कर सकते हो, जब भी कोई कार्य जो लगता है कि वो पहले ही पूर्वाग्रह से पीड़ित है, पूर्वाग्रह से पीड़ित क्या है कि सभी आपके स्टाफ के लोग कहेंगे नहीं आप तो आपके भाई की पोस्टिंग अच्छी जगह करेंगे, तो लोग पहले से ही आपसे पूर्वाग्रह बना के बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, उस निर्णय से अपने आप को अलग भी कर सकते हैं। ठीक है ना। उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि उसमें आपको पता है कि आप किसी भी तरीके से, हो सकता है कि आपने बहुत कोशिश करी उसके बावजूद भी हित संघर्ष खड़ा हुआ, तो पहला ऑप्शन खत्म हो जाएगा उसमें। जैसे अगर आपने पहला ऑप्शन क्या था कि अवॉइड, तो अवॉइड तो हम तब करेंगे जब कोशिश करेंगे अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, जहाँ तक सिचुएशन बनेगी आप उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, परंतु सिचुएशन ऐसी हो जाए कि वो अवॉइड हो ही नहीं। ठीक है ना। अब जो दूसरा है कि डिस्क्लोज ये है कि चाहे आप पब्लिक के सामने कितना ही प्रकट करो, कितना ही सत्यनिष्ठा दिखाओ, कितनी ईमानदारी दिखाओ, फिर भी आपकी उस ऑफिस में कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो आप पे फिर भी डाउट करेंगे। तो आपको लगता है कि फिर भी आपकी इंटीग्रिटी पे डाउट होगा, तो फिर आप तीसरा ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि उस निर्णय प्रक्रिया से, उस ट्रांसफर प्रोसेस से पूरा अपने आप को बाहर कर लें। तो आपको ऐसी स्थिति में इस प्रकार के निर्णय से बचना चाहिए। जब आपको लगे कि मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको इस प्रकार से निर्णय से बच जाना चाहिए। यही जब आपके पास कोई हित संघर्ष से जुड़ी हुई केस स्टडी आए, तो दोस्तों इन 3 डिसीजनों में से किसी भी परिस्थिति के आधार पर आपको निर्णय लेना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन हर निर्णय के पीछे आपका तर्क मजबूत होना चाहिए, हर निर्णय के पीछे आपका तर्क अच्छा होना चाहिए, तब जाकर के आपको काम करना चाहिए। ठीक है ना। तो ये आपकी एक प्रकार की केस स्टडी होती है। दूसरी केस स्टडी की हम बात करें तो दूसरा टाइप है केस स्टडी का, दूसरा प्रकार अगर केस स्टडी के दूसरे प्रकार की बात करें तो इसको बोलते हैं अन्वेषी केस स्टडी। कौन सी? अन्वेषी, या हम इंग्लिश में बोलेंगे एक्सप्लोरेटरी, जिसमें आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है। तो
एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी की अगर मैं बात करूं, जिसमें आपको निर्णय करने की जरूरत पड़ती है, जिसमें आपको क्या कर सकता है, कोई चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जांच करनी पड़ती है। आपको क्या करना पड़ता है? अलग से इसमें क्या करनी पड़ेगी? आपको जांच करनी पड़ेगी। आपको इसमें क्या होती है, कोई ऐसी केस स्टडी आती है जिसे बड़े पैमाने पर आपको क्या करनी पड़ती है? जाँच करनी पड़ती है। इसमें क्या करना पड़ता है? एक तो जाँच करना पड़ता है, ठीक है ना, ताकि उसको आप अच्छी से उसके निर्णय पर पहुंच सके। तो इसमें निर्णय पर पहुंचने के लिए आपको कोई इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, आपको क्या करना पड़ता है? कोई कार्रवाई करनी पड़ती है। बड़े पैमाने पर आपको हो सकता है कोई कार्रवाई करनी पड़े, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार की क्या होती है? केस स्टडी हो सकती है। जांच करना पड़ता है, बड़े पैमाने पर आपको कोई कार्रवाई करनी पड़ती है। तो इस प्रकार की जो केस स्टडी होती है, वो केस स्टडी क्या होता है कि आपको अन्वेषी केस स्टडी के रूप में उसको जान सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की केस स्टडी को हमें किस तरीके से हल करना चाहिए उसके बारे में आपको एक एग्जांपल हम देते हैं। देखो, एग्जांपल बहुत बड़ा है इसलिए मैं उसको लिख तो नहीं पाऊंगा, लेकिन आप सुन लेना ध्यान से। एक केस स्टडी आई थी, अगर आप देखना चाहते हैं 2015 में GS4 में एक केस स्टडी आई थी, उसके बारे में आपको बताता हूँ। जो मुख्य रूप से किससे जुड़ी थी? आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा हुई एक केस स्टडी थी, ठीक है ना। और इस केस स्टडी को एक बार आप ध्यान से सुनना, हालांकि मैं कुछ पॉइंट इसमें लिख देता हूँ कि आप कोई ऐसे स्टेट में हो, देखो किस में हो? एक राज्य में हो। कहाँ हो? आप एक कोई ऐसे राज्य में हो जिस राज्य में हमेशा आपदा आती है, जिस राज्य में हमेशा सामान्यतः हमेशा आपदा आती है। हो सकता है कोई उत्तराखंड जैसा मामला हुआ, उत्तराखंड में हर साल में आपदा आती है। तो आप ऐसे राज्य में हो जहाँ हर बार आपदा आती है और सभी प्रकार की आपदाएं आती हैं। कैसी आती है? सभी प्रकार की आपदा, भूस्खलन, जंगल में आग लग जाना, बादल फटना, बाढ़ लग जाना, सारी आपदाएं उस राज्य में आती है। ऐसी ही एक आपदा अचानक से, आपदा अप्रत्याशित का मतलब अचानक से आ जाती है एकदम। और आपदा इतनी अचानक से आती है कि बहुत तेज होती है। अचानक से क्या होती है? इतनी अप्रत्याशित आती है कि आप तैयारी भी नहीं कर पाते, आप उसकी पहले से कोई तैयारी भी नहीं कर पाते। ऐसी अप्रत्याशित आपदा उस दिन आ जाती है। और आपदा आने का कारण है बाढ़ क्यों आई? क्योंकि बादल फट गया, बादल फटा और इसकी वजह से बाढ़ आ गई, ठीक है ना। तो बादल फट गया, बादल फटने से बाढ़ तो आई ही, साथ में भूस्खलन भी आ गया। तो ऐसे कई आपदाएं आपके सामने आ गई और इससे आपकी सड़क, बिजली, ठीक है ना, पुल, ये सब खराब हो गए, ठीक है। तो आप किसी ऐसे राज्य में हैं जहां बहुत प्रकार की आपदाएं आती रहती है, लेकिन अचानक से एक दिन ऐसी आपदा आ गई जिसकी पहले कोई तैयारी नहीं थी। अचानक से उस आपदा में क्या है कि बादल फट गया और बादल फटने की वजह से बाढ़ आ गई, भूस्खलन आ गया और सारी व्यवस्थाएं थी आपकी जो टूट गई। और इसकी वजह से आपने देखा होगा, इसमें ध्यान रखना, इस दौरान आपने देखा होगा कि विभिन्न स्थानों पर कम से कम 1 लाख यात्री, इसमें क्या है 1 लाख जो तीर्थ यात्री भी थे इसमें। ये एक तरह से उत्तराखंड की जो त्रासदी है उसी की घटना को लेकर के इसमें शामिल किया गया है, यानी कि रियल घटना से जुड़ी हुई ये घटना है। उत्तराखंड में 2013 में जो त्रासदी आई थी उसी के आधार पर 2015 में यूपीएससी ने इस केस स्टडी को दिया। बादल फटा है, बहुत तेज भूस्खलन हो रहा है, बाढ़ हो रहा है, सड़क, पुल, बिजली सब गिर गए। इसके अलावा जो मार्ग थे, स्थान थे, उन पर 1 लाख यात्री क्या हुए? 1 लाख यात्री फंसे हुए हैं, ठीक है ना। और इस दौरान 1 लाख यात्री फंसे हुए, साथ साथ लोग भी फंसे हुए। इस दौरान आपको एक जिम्मेदारी सौंपी है कि इस क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी क्या है। पहले तो आपकी जिम्मेदारी, ये जस्ट इस जो आपको केस स्टडी का जो टाइप बताया था उसी की केस स्टडी के रूप में एक एग्जांपल आपको दिया जा रहा है। इसके अलावा जब हम केस स्टडी सॉल्यूशन करेंगे तब आपको अच्छे से बताएंगे कि किस तरीके से सॉल्यूशन करनी चाहिए। आपको एक केस स्टडी बताई जा रही है कि जो एक्सप्लोरेटरी जो केस स्टडी होती है वो किस प्रकार की होती है। तो पूरा पढ़ो कि राज्य है उसमें हमेशा आपदा आती है और आपदा एक दिन अचानक से आई, बादल फट गया, बादल फटने की वजह से भारी बाढ़ आई, भूस्खलन आई, सड़क टूट गई, पुल टूट गए, सब चीज़ें टूट गई, लोग सड़कों पे फंस गए और लगभग 1 लाख से ज़्यादा तीर्थ यात्री वहाँ पर फंस गए। और इन फंसे हुए तीर्थ यात्रियों में आपकी जिम्मेदारी है कि इनको बचाना। परंतु इनमें कौन कौन है ये ध्यान रखना, इसमें वरिष्ठ नागरिक भी है, यानी सीनियर लोग, बूढ़े लोग भी हैं, बुजुर्ग लोग हैं, अस्पतालों के मरीज भी हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि आपने देखें तो औरतें भी हैं, औरतें और बच्चे भी हैं, मतलब कौन कौन फंसे हुए हैं, ठीक है ना।
और आपकी जिम्मेदारी है फंसे हुए लोगों को बचाना है। तो इसमें वरिष्ठ नागरिक हैं, अस्पताल के मरीज है, औरतें, बच्चे हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा इसमें हाइकर्स भी है, हाइकर्स जो हाइट पे चढ़ना जानते हैं, हाइकर्स भी है। इसमें पर्यटक भी है, इसमें पर्यटक भी है। इसमें सत्ताधारी जो पार्टी है, सत्ताधारी जो पार्टी है उसके क्षेत्रीय अध्यक्ष भी हैं। ये क्षेत्रीय अध्यक्ष के परिवार सदस्य हैं। ठीक है, देखते जाना कौन कौन है उसमें, क्रम जरूर। वरिष्ठ नागरिक, अस्पताल के मरीज, औरत, बच्चे, हाइकर्स, पर्यटक और सत्ताधारी पार्टी के कुछ अध्यक्ष उसके भी सदस्य हैं। और साथ में पड़ोसी राज्य, ध्यान रखना, साथ में क्या है, पड़ोसी और भी है, साथ में पड़ोसी राज्य के अतिरिक्त एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, अतिरिक्त मुख्य सचिव है, और उसके अलावा उसमें जेल बंद कैदी भी है। यानी कि इतने लोग हैं। इस आपदा के दौरान आपको जिम्मेदारी दी गई है कि आपको बचाना है, परंतु चूंकि आपके पास हेलीकॉप्टर का सीमित हेलीकॉप्टर है, सीमित आपके पास संसाधन है, और ऐसी स्थिति में आपको कौन सा क्रम फॉलो करना होगा, कौन सा क्रम का अनुसरण करना होगा, कौन सा क्रम का अनुसरण है, इनमें से सबसे पहले आप किस किस को बचाना चाहेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। बचाने आपको सब है, लेकिन चूंकि संसाधन हमारे पास सीमित है, इसलिए एक साथ हम सबको नहीं बचा सकते। तो आपको क्रम ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप किसको बचाना चाहेंगे और क्यों बचाना चाहेंगे। ध्यान रखना, अनुसरण करना है कि सर्वप्रथम, ध्यान रखना, सर्वप्रथम किसे बचाना है और क्यों, ध्यान रखना। यही तो सबसे बड़ी बात है। ये इसमें क्या करना है, अपना तर्क देना है। यदि आप तर्क दे दिए अच्छे से तो आप इसका उत्तर किसी भी आधार पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की केस स्टडी आपको दी जाती है कि आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप डिसीजन तक पहुंचने के लिए वो हो जाते हैं। तो एक केस स्टडी को तो सॉल्यूशन करने के लिए हम अलग से आपको दोबारा इस केस स्टडी को पढ़ाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपके पास जो एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी है उसमें आपको किस तरीके से निर्णय तक पहुँचना होता है, किस तरीके की केस स्टडी होती है उसमें। तो दोस्तों, जब भी इस प्रकार केस स्टडी आपके पास आती है तो सबसे पहले इस केस स्टडी को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, पढ़ के समझ के आपको तथ्यों तक पहुँचना है। और तथ्यों तक पहुँचने के बाद आपके मन में एक चीज़ तो आ जाएगी कि मामला है क्या। तो सबसे पहले ये केस स्टडी किससे जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी है। तो यदि हम केस स्टडी की बात करें किससे जुड़ी है, तो इसमें क्या है कि एक सिविल सेवक की, सिविल सेवक यानी सरकारी ऑफिसर की नैतिक समझ क्या है उसकी, कि क्या नैतिकता है उसकी, और साथ में आम जनता के प्रति उसकी करुणा, क्योंकि ऑब्वियसली करुणा का मामला होगा। लोग आपदा में फंसे हुए हैं, मरेंगे कुछ लोग उनमें से, कुछ जिएंगे, और सभी एक जैसे हैं। अब आपको अपनी करुणा को किस आधार पर प्राथमिकता देनी है, किस आधार पर प्राथमिकता देनी है कि आप नुकसान पर। और ध्यान रखना, ऐसे निर्णय में आपको प्राथमिकता देनी है, प्राथमिकता देनी है निर्णय, ऐसा निर्णय का उद्देश्य क्या होना चाहिए, निर्णय का उद्देश्य होना चाहिए कि कम से कम, ध्यान रखना, कम से कम लोगों के जीवन का नुकसान। यानी कि आपका निर्णय, देखो हो सकता है कि नुकसान तो होगा, लेकिन आपका निर्णय इस तरीके से होना चाहिए कि कम से कम नुकसान हो, वही आपका एक बेस्ट डिसीजन हो सकता है। तो सिविल सेवक के रूप में आपको यदि डिसीजन तक पहुंचना है तो आपका निर्णय ऐसा होना चाहिए जो कम से कम नुकसान हो सके, ताकि और कम से कम नुकसान करके आप स्थिति से क्या कर सकते हैं, निपट सकें, उस स्थिति को निपटा सकते हैं। ऑब्वियसली आपदा आई है तो नुकसान तो होगा, आप भी किसी भी स्थिति में आप 100% लोगों को नहीं बचा पाओगे, लेकिन आप वो तरीके अपनाओ ताकि कम से कम नुकसान हो। और दोस्तों, इसमें यदि बात करें तो आपके कौन कौन से गुण इसमें काम आएंगे, या कौन कौन सी आपकी अप्रोच इस प्रकार की केस स्टडी में काम आएगी, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले एक तो आपके गुण कैसे हैं, गुण दृष्टिकोण है, आपकी वैल्यूज कैसी है, आप वैल्यूज कैसे हैं, आप में करुणा का गुण कितना है, आप में सत्यनिष्ठा कैसी है, आपने अपने उस पद के प्रति कर्तव्य कितना है, वो आएगी। दूसरा, इसमें एक अप्रोच ये भी आ सकती है कि आप लोकहित के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है, ये आपको लिखना है। जब आप केस स्टडी करेंगे तो वहाँ आपको पता होना चाहिए कि इस केस स्टडी में मेरी जो एक सिविल सेवक उसको सॉल्यूशन करेगा तो उसका कौन कौन सा दृष्टिकोण होना चाहिए उसमें, ताकि वो अच्छे से काम कर सके। तो उसका दृष्टिकोण, लोकहित दृष्टिकोण कैसा है। और तीसरा उसका हो सकता है उपयोगितावादी सिद्धांत, ध्यान रखना, उपयोगितावादी सिद्धांत। उपयोगितावादी सिद्धांत कहता है अधिकतम व्यक्तियों को फायदा को, यानी कि आपका डिसीजन ऐसा हो जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा कर सके। इन दृष्टिकोणों के आधार पर आपको क्या करना है, एक सुधारात्मक कार्रवाई करनी है।
ठीक है ना। तो केस स्टडी आपने पहली बात तो अच्छे से समझी होगी, केस स्टडी की सिचुएशन आपने समझी होगी। केस स्टडी में एक सिविल सेवक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, क्या उसकी समझ होना चाहिए, उसको भी आप समझने होंगे। और ऐसी स्थिति में आपको निर्णय पे लिखना है कि इन परिस्थितियों को मैं ध्यान में रखते हुए, इन मूल्यों को, इन दृष्टिकोणों को मैं ध्यान में रखते हुए मैं इस प्रकार से निर्णय लूंगा या इस प्रकार से निर्णय लूंगी। तो मैं बचाव कार्य में, अब मैं उत्तर पे पहुंच रहा हूँ। मैं देखो इसका उत्तर का स्टार्टिंग तो यहीं से हो गई थी। जब आप समझ गए कि केस स्टडी किससे जुड़ी हुई है, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि उपर्युक्त केस स्टडी सिविल सेवक की नैतिक समझ और आम जनता के प्रति उसकी करुणा से जुड़ी हुई है। इसमें उसका मुख्य उद्देश्य रहेगा कि निर्णय लेते टाइम इस प्रकार से निर्णय लें कि लोगों के जीवन में कम से कम नुकसान हो और उस स्थिति से निपटा जाए। ये आपका स्टार्टिंग हो गई। फिर आपको अगला पैराग्राफ पे जाना है कि इस उपर्युक्त स्टडी में मैं अपने निम्नलिखित सिद्धांत, मैं अपने कई सिद्धांतों को फॉलो करूंगा। और सिद्धांतों हो सकता है मेरी वर्चुअल अप्रोच होगी, मेरी कॉमन गुड अप्रोच होगी, और मेरा उपयुक्तवादी सिद्धांत के आधार पर मैं क्या करूंगा, इस निर्णय पर पहुंचूंगा। और उपयुक्तवादी सिद्धांत कहता है कि मैं अधिकतम व्यक्तियों को बचाने की कार्रवाई करूं, और इस आधार पर मेरा निर्णय निम्न क्रम में बचाने का होगा। ठीक है ना। अब मैं सबसे अब इसमें आपके पास ये लोग हैं कि इसमें आपके पास वरिष्ठ नागरिक भी है, अस्पताल के मरीज भी है, इतने लोग हैं जो आपने देखे होंगे, औरत है, बच्चे हैं, हाइकर्स है, पर्यटक है, ये सब है। तो इनमें से मैं कौन सा सबसे पहले इसमें से बचाने के लिए मैं काम करूँगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसमें केस स्टडी में, देखो एक तरह से केस स्टडी हो गई पूरी, लेकिन एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी को किस तरीके से आपको सॉल्व करना है उसमें सबसे पहले आपको ये चीज़ जाना है। तो सबसे पहले मैं किसको बचाऊँगा, तो मेरी पहली प्रायोरिटी होगी मैं अस्पताल के मरीजों को बचाऊँगा। इसके पीछे मेरा तर्क क्या होगा, सबसे पहला क्रम होगा अस्पताल के मरीजों को। तो ऐसा क्यों करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि अस्पताल के जो मरीज होते हैं वो अत्यधिक असुरक्षम होते हैं, क्योंकि वो खुद ही चलने में, वो खुद ही स्थिति से बाहर निकलने में बहुत असक्षम होते हैं। देखो एक व्यक्ति है जिसके हाथ पैर है सही सक्षम है, वो तो भाग जाएगा, वो बच जाएगा, चला जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति जो अस्पताल में मरीज है, जिसकी चलने की क्षमता नहीं है, जिसका पैर टूटा हुआ है, पैर कटा हुआ है, जिसकी एनर्जी नहीं है, जो बीमार है, तो वो व्यक्ति उस चीज़ में भाग नहीं पाएगा। तो मेरी पहली प्रायोरिटी होगी कि मैं अस्पताल के मरीजों को, तो पहली मेरी प्रायोरिटी होगी मैं अस्पताल के मरीजों को बताऊँगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा असक्षम है। वो क्या है, असुरक्षित है सबसे ज़्यादा। चाहे महिला, बुजुर्ग, बच्चे, वो तो सब तो सही तो है, वो भाग तो सकते हैं, वो बच तो सकते हैं, लेकिन क्योंकि अस्पताल के मरीज हैं वो सक्षम नहीं होंगे, और साथ ही इनकी संख्या भी कम होगी। यही बात है, मरीज तो कम ही होंगे, ठीक है ना। तो इनकी संख्या भी कम है, क्योंकि ज्ञात स्थिति से पता लगता है कि इनकी संख्या भी मुझे कम थी। दूसरा मेरा जो सिचुएशन होगा वो होगा वरिष्ठ नागरिकों को बचाना। इसके पीछे रीजन क्या है, एक तो मैं इनके अनुभव का प्रयोग कर सकता हूं, क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों को यदि मैं बचा लूंगा तो जो अनुभव लोग होते हैं वो समाज के लिए एक तो बहुत वो होते हैं, और दूसरी बात लंबे समय तक ये अकेला सक्षम नहीं रहते। ज़्यादा देर तक अकेला अपने उस जगह से नहीं निकल पाएंगे, ज़्यादा देर तक ये पैदल नहीं चल पाएंगे, ज़्यादा देर तक ये ऊंचाई पे नहीं चढ़ पाएंगे, ज़्यादा देर तक ये नहीं पाएंगे। लेकिन इनको बचाना मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समाज के मूल्यवान सदस्य। और यदि मैंने एक बुजुर्ग को बचा लेता हूँ तो हो सकता है कि उसके पास कुछ ऐसा ज्ञान हो कि वो दूसरे को भी बचाने में मेरा सहयोग कर सकता है। इसलिए इनका अनुभव और दूसरी इनकी असक्षमता भी ये इसका आधार बनेंगी कि मैं दूसरे नंबर पर इनको बचाऊंगा। क्यों, क्योंकि ये इनके ऊपर आपको पता है कि शारीरिक बाधा होती है। एक तरह से वरिष्ठ नागरिक होते हैं, शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं कमजोर तो होते ही है। तो तीसरा मेरा दूसरा का जो आधार होगा वरिष्ठ नागरिकों को बचाने का। तीसरा होगा महिलाएं एवं बच्चे। तीसरे क्रम में यदि मेरे पास जरूरत हुई, तीसरे क्रम में अगर मैं बचाने की बात करूंगा तो तीसरे क्रम में मेरे पास आएंगे महिलाएं एवं बच्चे। महिलाएं एवं बच्चे आपको पता है कि अन्य जो बचे हुए अन्य लोग हैं उनकी तुलना में एक तो कमजोर होते हैं, कमजोर, और इसलिए महिलाएं और बच्चे तुलनात्मक रूप से एक युवा व्यक्ति की बजाय महिला और बच्चे कमजोर होते हैं, और थोड़ी बहुत ये भावनात्मक ज़्यादा होते हैं। अगर इनको डर लग गया तो डर जाएंगे, घबरा जाएंगे तुरंत, और इसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं। और तीसरा कारण क्या है, यदि मैं बच्चों को बचाऊंगा तो एक नई पीढ़ी को भी बचा लूंगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में मेरा तीसरा क्रम होगा महिलाएं एवं बच्चों को बचाना। जब भी कोई भी क्रम लो, हो सकता है वरिष्ठों को इससे नीचे कर सकते हो, लेकिन तर्क होना चाहिए आपके पास। चौथा होगा मेरा जेल में कैदी। अब बोलेंगे कि जेल में कैदी को क्यों बचाएं। जेल में कैदी को बचाना इसलिए क्योंकि जेल में बंद कैदियों के पास वो क्या उनकी गतिशीलता प्रतिबंधित होती है। वो एक जेल में बंद होते हैं, उन किसी के हथकड़ी लगी हुई है, किसी के क्या लगा हुआ है, तो इसलिए वो असक्षम है उस चीज़ से बाहर निकलने की। और दूसरी बात, जब भी आपदा आएगी तो हमें ये चीज़ बाद में सोचनी चाहिए कि वो कैदी है, बल्कि पहली प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए कि वो क्या है, मानव है। तो मानवता है, तो मानवता के आधार पर सर्वप्रथम मैं उनको भी बचाने की कोशिश करूंगा। उसका रीजन क्या है कि उनके पास विकल्प सीमित होते हैं और गतिशीलता बहुत सीमित होती है।
5वां पर्यटक। पर्यटकों को 5वें स्थान पर इसलिए रखता हूँ क्योंकि इनकी अगर मैं बात करूँ तो ये वो पर्यटक होंगे जो थोड़ा बहुत तो अगर उस क्षेत्र में गए हैं तो डेफिनेटली कुछ उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पा सकते होंगे। तो पर्यटक को, चूँकि पर्यटकों को इसलिए बताऊँगा मैं पहले क्योंकि पर्यटक एक तो स्थानीय जानकारी इनको तुलनात्मक रूप से कम होती है, ठीक है। तो अगर उस भीड़ में से पहले मैं बुजुर्गों को, पहले मुख्य रूप से मैं सबसे पहले मरीजों को बचाऊंगा, उसके बाद वरिष्ठों को बचाऊंगा, फिर महिलाओं को बचाऊंगा, फिर जेल में कैदी, उसके बाद भी अगर कुछ लोग और बचे हुए तो मैं पर्यटकों को बचाऊंगा। क्यों बचाऊंगा? क्योंकि पर्यटक उस स्थिति के बारे में कम जानते हैं। यदि स्थानीय लोग हैं उनको बचाना मैं अभी नहीं बचाऊंगा क्योंकि उनके बाद में रहूँगा, पहले मैं पर्यटकों को बचाऊंगा क्योंकि स्थानीय लोगों को उस आपदा से निकलने का कोई ना कोई रास्ता पता हो सकता है। छठा, अगर मैं छठे क्रम की बात करूँ तो छठे क्रम पर मैं सत्ताधारी दल के अध्यक्ष के सदस्य को बचाने की कोशिश करूंगा। इसका रीज़न क्या है कि देखो, एक तो उसके राजनीतिक संबंध है, तो हो सकता है मेरे ऊपर थोड़ा बहुत वो आया, लेकिन इनको मैं सर्वप्रथम इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि जो अगर हो सकता है तो हो सकता है आपके ऊपर पहले इनको बचाने का पूरा प्रेशर आए, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि इनको सर्वप्रथम इसलिए नहीं बचाऊंगा क्योंकि इनके पास इतनी हो सकता है अप्रोच हो कि किसी दूसरे रास्ते से निकल जाए, क्योंकि इनके पॉलिटिकल कनेक्शन है, इनके अपने साधन भी हो सकते हैं, इसलिए इनको सर्वप्रथम बचाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हो सकता है ये अपने किसी अन्य स्रोत को यूज करते हुए बाहर निकल जाए। परंतु जब मैं सभी अन्य को बचा चुका हूँ तो ऐसी स्थिति में इनको भी बचाऊंगा क्योंकि हो सकता है कि इनका भी परिवार सुरक्षा की जरूरत हो और वो पूरी तरह सुरक्षा नहीं कर पाए। तो ऐसी स्थिति में जो अगला क्रम होगा वो सत्ताधारी दल का होगा। अगर मैं इसके बाद भी अगर काम करूँ अगला क्रम, तो दूसरे राज्य के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को बताऊंगा। दूसरे राज्य के मुख्य सचिव को, अतिरिक्त मुख्य सचिव में जो एडिशनल सचिव, उसको बचाऊंगा क्योंकि रीज़न क्या है कि यदि मान लो पहली बात तो क्योंकि एक तो जो चीफ सेक्रेटरी है उसको पता है कि आपदा के दौरान कैसा बचा जाना चाहिए, उसको सारे हथियार पता होते हैं, तो वो काफ़ी देर तक सस्टेन कर सकता है वहाँ, काफ़ी देर तक वो स्थितियों से बच सकता है क्योंकि उसके पास पहले से बहुत सारी चीज़ें होती है। क्योंकि जो चीफ सेक्रेटरी होता है उसने ऐसी आपदाओं को बहुत सारा पहले से ही क्या किया होगा, रिजोल्व किया होगा। तो ऐसी स्थिति में चुनौती जो चीज़ें होती है वो क्या कर सकता है, लंबे समय तक ये सेक्रेटरी होता है ये खुद बचने के लिए अपना कोई ना कोई रास्ता बनाने की कोशिश कर सकता है, इसलिए इसको 7वें क्रम पर रखूँगा। और 8वां लास्ट में रखूँगा हाइकर्स को, क्योंकि हाइकर्स जो ऊंचाई पर चढ़ने में सक्षम होते हैं, जो ऊंचाई पर जो चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करने में सक्षम होते हैं, उनके पास खुद के इक्विपमेंट भी होते हैं, उनके पास खुद की ट्रेनिंग होती है, ऐसी स्थिति में वो लंबे समय तक भी बचने का इंतजार कर सकते हैं या खुद भी बच सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैं अपने निर्णय पे पहुंचूंगा। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आप इस प्रकार की केस स्टडी है तो उसमें क्रम भी, कोई भी क्रम लो, उस क्रम का सबसे ज़्यादा फायदा आपको ये होना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा असक्षम है, जो सबसे ज़्यादा जिसकी क्षमता नहीं है, उसको पहले बचाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकता, और जो लंबे समय तक जीवित रह सकता है उसको थोड़ा बाद में भी बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि आप 1-2 व्यक्ति मिले और एक व्यक्ति को ही आप हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। एक व्यक्ति वो है जो अंतिम श्वास गिन रहा है, जिसको यदि आधे घंटे में यदि हॉस्पिटल नहीं पहुंचा गया तो मर जाएगा। दूसरा व्यक्ति है कि उसका पैर कटा है ना, और वो पड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप किसको ले जाएंगे? जो अंतिम श्वास गिन रहा है उसको अस्पताल में पहले ले जाएंगे, जो पैर कटा हुआ है उसको बाद में ले जाएंगे। तो हमेशा जब भी आप कोई निर्णय ले तो उस निर्णय में ध्यान रखना चाहिए कि आप मिनिमम नुकसान करके अधिकतम फायदा कैसे कर सकते हैं, या अधिकतम फायदा किस तरीके से करना है। अगर आपका निर्णय ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कर पाया तो आपका वो बेस्ट डिसीजन कहलाएगा। तो ये जो केस स्टडी थी इसको बोलेंगे हम एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी। और ध्यान रखना, जो ये केस स्टडी अन्वेषी केस स्टडी है, यूपीएससी इसके भी 1-2 क्वेश्चन पूछती है और इन केस स्टडियों का समाधान आपको इस तरीके से करना चाहिए, ठीक है ना। तो चूंकि हम इसको यहीं समाप्त करते हैं, अभी हमने 2 केस स्टडी पढ़ी है और केस स्टडियों के 2 प्रकार पढ़े। आगे हमारा उद्देश्य रहेगा कि केस स्टडी के 2 प्रकार और पढ़ेंगे, और इसके अलावा केस स्टडी को सॉल्व करते टाइम टू द पॉइंट हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए उनको भी हम देखेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। डेफिनेटली आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना, और इस वीडियो को भी आपको अंत तक देना है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़ें और उसको सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय